तो दोस्तों आदाब। कहते हैं किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। किताबों ने हमको ज़िंदगी का सलीका सिखाया, ऊंच नीच और अच्छे बुरे की पहचान कराई। एक मुफक्किर का कौल है, जिस घर में किताब ना हो वो घर उस जिस्म की तरह है जिसमें रूह नहीं है। दोस्तों ये कहना मुश्किल है कि दुनिया की पहली किताब किसने और कब लिखी। अलबत्ता बुल्गारिया के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री में सोने की परतों पर लिखी एक किताब मौजूद है जो 2500 साल पुरानी है। मगर किताबें उससे भी पहले लिखी गई होंगी। जब कागज़ की ईजाद नहीं हुई थी तो इंसान पेड़ की छालों, पत्तों, मिट्टी की तख्ती या जानवरों की खालों पर लिखा करता था। कुरान शरीफ को इसी तरह लिखकर जमा किया गया। कुरान शरीफ दुनिया की एक ऐसी वाहिद किताब है जिसे सबसे ज़्यादा और बार बार पढ़ा जाता है, और कुरान के मायने भी यही है। दोस्तों आप हैरान होंगे कि मुलाकात के इस प्रोग्राम में आज मैं किताबों का जिक्र आखिर क्यों कर रहा हूँ। दरअसल इंटरनेट ने हमसे हमारी किताबें छीन ली है। हमने इस महरूमी को अपना नसीब भी समझ लिया और अफसोस किया और चुप होकर बैठ गए। मगर इंसानों की इस भीड़ में कुछ ख़ास ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अल्लाह किसी मिशन के लिए चुन लेता है और वह उसे सरे अंजाम देते हैं। मेरा इशारा मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब की तरफ है। आपका ताल्लुक़ औरंगाबाद से है। नदवतुल उलमा लखनऊ से आप फ़ारिग़ तहसील हैं, PhD के तालिब इल्म हैं, अवार्ड याफ्ता हैं, और आपके बारे में मशहूर है कि आपने कुतुब्बीनी से महरूमी के इस दौर में किताबें पढ़ने का रुझान लोगों में पैदा किया। आइए तजस्सुस ख़त्म कर आपसे मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका मुनसिफ टीवी की जानिब से हमारे इस प्रोग्राम में आप शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन इनकलाब ज़माना बनना कोई आसान बात इस दौर में नहीं होती। एक ऐसे दौर में जब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और हर कोई सोशल मीडिया में मसरूफ़ रहता है आजकल, आपने मोबाइल छीनकर उनके हाथ में किताब कैसे थमा दी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये कहना किसी हद तक मेरे ख़्याल में गलत होगा कि बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं, बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं या किताबों में उनको दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने इसको बिल्कुल सरे से नकारता तो नहीं हूँ, इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन किसी हद तक ये बच्चों पर इल्ज़ाम है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या बच्चों को किताबों से शौक़ नहीं है। टीवी ने, मोबाइल ने उसे किताबें छीन ली है। जाहिर सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो चमकेगा उसकी तरफ दौड़ेंगे। तो जो किताबें, जब मोबाइल आ रहा था, टीवी आ रही थी, तो किताबें उस तो लिखी जा रही थी, तो बिल्कुल उसका जो है उसमें फीकापन था, कोई उसमें अट्रैक्शन नहीं था। उर्दू किताबों की मैं बात कर रहा हूँ आपको, और बिल्कुल फीकी फीकी धुंधली धुंधली मरी हुई किताबें। तो जाहिर सी बात है, बच्चा है तो वो शाइनिंग की तरफ दौड़ेगा, उधर भागेगा, उसको देखेगा। लेकिन एक पहलू ये भी था, कुछ किताबें आ रही थी, कुछ मैगज़ीन आ रहे थे अंग्रेज़ी हिंदी के, जो बहुत ही बेहतरीन निकल रहे थे। दरअसल मोबाइल तो घर में पहुंच गया है, टीवी घर में पहुंच गई है, लोग टीवी पर भी है, मोबाइल पर भी है, लेकिन घर में किताब नहीं पहुंच रही थी। और जो चीज़ घर में आएगी वो इस्तेमाल में आएगी। अगर खाने के लिए आपने मिठाई बाहर से लेकर आए बाज़ार से, तो बच्चे मिठाई खाएंगे, कपड़े लेकर आए तो कपड़े पहनेंगे, जो भी घर में आएगा उसको इस्तेमाल करेंगे। अफसोस ये है कि घर में किताब नहीं आ रही थी, और यकीन जाने जब घर में किताब आएगी तो बच्चा सब छोड़कर, मेरे कई तजुर्बात है, मैंने मतलब बच्चों जो मोबाइल में मगन था, मोबाइल खेल रहा था, उसको जब मैंने किताब दी तो उसने मोबाइल दूर कर दिया और वो किताब देखने लगा। कई मतलब बिल्कुल वीडियो मेरे पास में है। तो घरों में किताबें नहीं आना, ये बच्चों को किताबों से दूरी का सबब है। स्कूल में लाइब्रेरियाँ नहीं हैं, जो लाइब्रेरियाँ हैं वो बंद है, वो कभी कभी खुलती है, या उन लाइब्रेरियों में स्कूल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। कभी बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, 10th तक पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी क्या नहीं है। तो किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, किताबें जुड़ेंगे। तो मैंने ये काम किया हूँ कि मैं बच्चों तक पहुँचाऊँ किताबें लेकर। बच्चों के जेब में पैसे हैं, आप इंटरवल में देख लीजिए, जो स्कूल का हाफ होता है, तो बच्चे बराबर वो चिप्स ले लेंगे, समोसा ले लेंगे, टॉफ़ी ले लेंगे, बिस्किट ले लेंगे। तो वो सब चीज़ वहाँ पर उनके लिए दस्तियाब है। मैं स्कूल में गया और सामने किताबें लगा दिया मैंने। तो अब दो ऑप्शन बच्चों के पास थे, एक तो खाने की चीज़ें खरीदे या किताबें खरीदे। जब रंगीन किताबें उनके सामने गई और सस्ती किताबें, तो ला मोहल्ला पहले ही स्टेप में 50% बच्चों ने किताबें खरीद ली।
यानी वो पैसे जो उन्होंने खाने के लिए लाए थे, बहुत से वालिदैन टिफ़िन देते नहीं है, चिप्स खा लो, समोसे खा लो, टिफ़िन नहीं बनाया है, तो ये मैं बच्चों तक पहुंच गया, स्कूलों में पहुंच गया, घरों में पहुंच गया, तो बच्चे किताब से जुड़ गए। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मिशन है, ज़माना बिल्कुल उलट जा रहा है और आप बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहे हो, तो मुश्किलात और चैलेंजेस बड़े आए होंगे आपके सामने। वो चैलेंजेस क्या थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात की ये है कि किताबों का माहौल बिल्कुल सही बात है कम हो गया था, रुझान नहीं था, पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं थी। जो माँ बाप हम पहले देखते थे कि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, उनके हाथों में सिलेबस के अलावा किताबें होती थी, अब वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये तो उनके हाथों मोबाइल दिखाई देता है या बस वो जितनी किताब सिलेबस की होती है। तो मैंने इसको जो है बिल्कुल एक नए अंदाज में, यानी यकीन जानिए, मैंने उसके लिए कई तरीके इख्तियार किया। मैं स्कूलों के बाहर खड़ा हुआ, मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिली कि बच्चों ने नहीं, यहाँ बेचना मना है, सब चीज़ बिक सकती थी लेकिन किताबें नहीं वहाँ बिक सकती थी। ठीक है, हमने कहा मुझे आप एंट्री नहीं देते ना, तो मैं जो बाहर छुट्टी होती है, स्कूल छूटने के बाद, स्कूल भरने के बाद, मैं अपना कपड़ा बिछाकर वहाँ बाहर खड़ा होता था और किताबें रखता था। तो बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्या है, कुछ दिख रहा है, कुछ बच्चे देख के जा रहे, कुछ ले रहे, लेकिन जब पता हो गया कुछ बच्चों ने ले लिए, अगर एक स्कूल में 5 किताबें चले गई या एक क्लास में 1 किताबें चले गई, तो बाकी सब देख रहे हैं उसने क्या लाया, क्या लाया, क्या देख रहा है। तो वो पूरी क्लास बोलती नहीं मुझे भी ला के दो, मुझे भी ला के दो। जब इस वहाँ के औरंगाबाद के इंतजाम ने देखा कि किताबें बहुत अच्छी है बच्चों की और बच्चे पढ़ भी रहे, शौक पैदा हो रहा, तो फिर उन्होंने मुझे अंदर एंट्री दे दी है। और जब फिर मैं अंदर गया, पैसे बच्चे जेब में तो मौजूद है। अब मैं मिसाल दूँ कि बच्चों को दुनिया रिसाल आए, कौमी उर्दू काउंसिल जो बच्चों को शाया करता है, ये जो इतना कलर में है, रंगीन है, 10 रुपए का है, जब मैंने दिखाया क्लास में जाकर, तो मेरा तारुफ ख़त्म भी नहीं हुआ कि बच्चे के जब से 10 रुपये निकल गए। अच्छा, यानी तारुफ ख़त्म नहीं, अंकल मुझे दीजिए, भाई मुझे दीजिए। तो आप बोलिए, बच्चा वो तो तैयार है पढ़ने के लिए, पैसा भी दे रहा आपको, आप नहीं पहुँच रहे उन तक। तो ये मुश्किलें मेरे ऐसे, मुझे बहुत हौसला मिला कि मैं अगर बच्चों तक पहुँचूँ तो बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी किताबें आपके सामने रखी हुई है इस वक्त, मैं भी बड़ा मतलब जुस्तजू आ गई है कि अंदर के कौन सी ये किताबें हैं, आखिर क्या इसमें मवाद है। तो किस तरह की किताबें हैं आपके पास? देखिए, बच्चों का अदब, बच्चों का लिटरेचर जी। आज हम कहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आज दुनिया बदल गई है। एक कॉल पे सब चीज़ें आपके घरों पे आ रही है, ऑर्डर देने पे घर पे मिल जा रही है, तो किताबें क्यों नहीं मिल रही है? और किताबें जो आम तौर से जो शिकायत है कि किताबें नहीं पढ़ते हैं या किताबें बच्चों तक नहीं पहुंचती है, असल किताबें शाये होती है, बेहतरीन किताबें शाये हो रही है, अच्छी किताबें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों की दुकान में होती है। अब किताबों की दुकान पे तो लोग जाने से रहे, किसके पास वक्त है किताबें दुकान पे? तो मैंने क्या किया, मैं बच्चों तक पहुंच गया किताबें लेकर। अभी देख रहे हैं मेरे साथ में एक अच्छा साथी है, बच्चों का रिसाला है, इतना बच्चों को पता ही नहीं है। खुद मैं बच्चों दुनिया की बात करता हूँ। मालेगांव जो उर्दू का बहुत बड़ा शहर है, इस वक्त पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, हम जो पाकिस्तान बोलते हैं उर्दू का नाम, वहाँ भी नहीं, इतने दीवाने हैं उर्दू के पढ़ने वाले मालेगांव के अंदर। वहाँ ये रिसाला जो है मेरे जाने से पहले 300 कापी आती थी। रिसाला वहाँ पे आ रहा है मालेगांव में, लेकिन बच्चों को पता नहीं। जब मैं सोचा कि वहाँ इतना बड़ा शहर, इतने स्कूल है, वहाँ जाके मैं वहाँ बहुत बच्चे लेंगे, तो मैंने जाने से पहले 3000 कापी मैंने वहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। कि मुझे वहाँ पर उस शहर में इतनी कापी चाहिए। तो यकीन जानिए, मैं एक दिन में मैंने 3000 कापी फरोख्त किया था वहाँ पर। तो पूरे शहर में हंगामा हो गया, 3000 बच्चे दुनिया। अब बच्चे मैं तो चला गया, मैं तो बाहर से आया था, औरंगाबाद से गया था। अब सारे दुकानों में जो बच्चे किताबों की दुकानें हैं या कैंटीन है, तो वहाँ से बड़े बच्चे दुनिया है क्या, बच्चों की दुनिया है क्या, तो 10,000 कापी वहाँ पर फरोख्त होने लगी, सिर्फ ये किताब बच्चों की एक बच्चे की दुनिया। और अब बताइए, हम बच्चों तक नहीं पहुंच रहे। जितनी भी चीज़ें बच्चों का प्रोडक्शन है, जो चीज़ें बच्चों से लगती है, कपड़े हैं, खिलौने हैं, वो बच्चों तक पहुंच रहे, किताबें क्यों नहीं पहुंच रही? जब किताबें उन तक पहुंचेंगी तो वो ज़रूर खरीदेंगे। अच्छा, बच्चों की हमने बात की, बड़ों में अगर ये जुस्तजू मुझे पैदा करनी है तो उनके लिए फिर क्या हरबे इस्तेमाल करने हाँ, देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी। कि मुझे लोग कहते हैं औरंगाबाद शहर में कि आपने औरंगाबाद शहर में पढ़ने का शौक पैदा किया है। अदबी माहौल ख़त्म हो चुका था। औरंगाबाद शहर में जो किताबों की दुकानें थी, वो सिर्फ मजहबी किताबें मिलती थी वहाँ पर, लेकिन आपके आने से अदबी, सियासी, समाजी, तारीखी किताबें और जिसको जो चाहिए मिल रही। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत नहीं, बहुत लफ्ज़ में ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि वाकई बहुत लफ्ज़ था। मैं साइकिल पे मैंने किताबें बेचना शुरू किया। मैं एक आलिम हूँ, फाजिल हूँ, नदवे से मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है। बिल्कुल, मुझे मतलब मुझे हो जाए, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, इतना बड़ा मेरी डिग्री है, मैं क्यों?
तो मैंने साइकिल पे किताब बेचना शुरू की। बीच में थोड़ा वक्त ले रहा हूँ मैं। ये असल कहानी मेरी किताब शुरू होने की हज़रत मौलाना मुफस्सिर कुरान पद्मश्री मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब से शुरू होती है असल किताबों की कहानी मेरी। अच्छा, माशाल्लाह जी। मैं नदवे से फारिग था। 1999 में मौलाना अली मियां नदवी का इंतकाल हुआ। मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब औरंगाबाद तशरीफ लाए ताजिद इजलास में। मोहतरम अनीस चिश्ती साहब ने मेरा तारुफ कराया अब्दुल करीम पारेख साहब से कि नदवी फाजिल है, अभी कुछ काम धंधा नहीं, इसको बेकार है, आप कुछ काम दीजिए उससे। तो मौलाना अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कहा कि जब मैं नागपुर चले जाऊँ मुझसे फ़ोन पे बात करना, कार्ड लिखना आपने। तो मैंने बात किया मौलाना से। मौलाना कहा कि तो मौलाना बहुत अच्छी बात है कि मुझसे कहा देखिए भाई, हम तो फ्री में किसकी मदद करते नहीं। मौलाना के ताजिर थे मौलाना, और ज़ाहिर सी बात है वो जानते थे किस तरह लोग खड़े करना। फिर मेरी दर्स कुरान की कुछ कैसेट्स है, मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको किताबी शक्ल दीजिए सुनकर जी। तो मैंने एक कैसेट ली मौलाना की, और दर्स कुरान था, उसको मैंने बना के भेज दिया। मौलाना को इतना पसंद आया मेरा वो स्टाइल का, ठीक है बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मौलाना ने मुझे मुआवजे में रकम नहीं दी, उनकी किताबें 3,000 रुपये की किताबें मौलाना मुझसे दी। कहा कि आपको हम ये बतौर मुआवजा, बतौर हदिया, बतौर तोहफा दे रहे, आप इसको बेचिए और अपना काम शुरू कीजिए। तो ये वो दौर है देखिए कि एक पोस्ट कार्ड लिखने पे मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब अपनी तमाम किताबें अपने चाहने वाले को या जिसने मांगा उसको फ्री भेजते थे। तो फ्री मौलाना किताबें भेज देते थे। तो उस दौर मैंने 3 दिन में मौलाना की किताबें साइकिल लेके बेच दिया, और 2,000 रुपये मैंने मौलाना को भेज दिया वापस के, क्यों 1,000 रुपये मुझ पर कर्ज होगा था, वो कैसेट जो मैंने टेप रिकॉर्ड लिया था। तो मौलाना बहुत खुश हुए कि मेरी किताबें लोग खरीद रहे, आपसे तो फ्री मांगते। 2,000 भेज दिया। मौलाना ने 5,000 रुपये किताबें भेजी, मैंने 10 दिन में वो किताबें और भेज दिया। तो 5,000, फिर मौलाना मुझे 8,000 रुपये किताबें भेजी, फिर मैंने वो भेज दिया उनको। सिलसिला चल पड़ा फिर, और इतना चल पड़ा कि फिर फरीद भुट्टो जो उनका नाशिर था, उनको मौलाना खरीदा, ये हमारा आदमी है, जितनी चाहे किताबें मंगा इसको आप दीजिए। तो यकीन जानिए कि फिर मैंने बहुत काम शुरू किया। और इसमें मैंने ये बात किया हूँ कि जब मैं शुरू में कहा कि लोग किताबों की दुकान पर नहीं आते हैं, हमें लोगों तक पहुंचना होगा। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आज घरों पे पहुंच रही है, तो किताब वाले क्यों ना पहुंचे। तो मैं साइकिल पे किताबें बेचता रहा, घर घर गया, मस्जिदों के बाहर मैंने आवाज़ आकर किताबें बेचा। तो मुझे शहर का ज़ौक मालूम हो गया। स्कूलों में गया, स्कूल में टीचर से मिला, उनको किताब दिखाया, मैं थैले में किताब लाना, इंटरव्यू होता उनका, किताब दिखा देना। तो मुझे पता फला शहर में, मतलब फला स्कूल में कौन सी किताब की इंटरेस्ट है, कौन सी दिलचस्पी है। तो मुझे शहर का एक ज़ौक मालूम हो गया कि हाँ इस फैमिली के अंदर इनको ये ज़ौक है। जब भी किताब आती है मैं उनको फ़ोन करता कि ये किताबें आई हुई है, जब व्हाट्सअप जब नहीं था, जब कॉलिंग जो है 18 रुपये कॉलिंग थी, जब वो बस अपना पिक में तो पेजर था, कॉल में था, पोसा। तो मैंने जाके किताबें दिखाया और उनसे कहा कि देखिए साहब आपके घर पे मैं आ गया हूँ, साहब किताबें लीजिए आप। अच्छा आपकी फैमिली को बता दीजिए ना किताबें, तो आप जब बोल दीजिए। तो आप बोलते भाई मौलाना किताब लेकर आए हैं, आप उनको बुलाइए। तो शहर में किताब वाले मौलाना बोल के मशहूर हो गया मैं, और लोगों को ये यकीन हो गया कि कहीं कोई किताब नहीं मिलती है तो आप मिर्ज़ा को फ़ोन कीजिए, वो आपको ज़रूर ला के देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में जितने टीचर है औरंगाबाद शहर के, कोई टीचर ऐसा नहीं जिसके घर में मेरी किताब नहीं है। माशाल्लाह, तो तैयार है लोग लेने वाले, हम नहीं पहुँच रहे उन तक। पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा है। तमाम आलम इंसानियत को कुदरत ने सबसे पहले पढ़ने की ही तलकीन, क्योंकि एक तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ और भी तो हो सकता था इकरा के बदले, जैसे इबादत हो सकता था या रियाजत हो सकता था, लेकिन इकरा ये लफ्ज़ क्यों है? अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, कुरान करीम पहले लिखा जा चुका था, और अल्लाह के पति उसने सबका मुकद्दर लिखा है कि जो है जब उम्मत मोहम्मदी आएगी तो वो उसके ज़िम्मे क्या काम होगा, वो क्या करेंगे, क्या तरक्यात होंगी, और उसका साबिका क्या पड़ेगा। पहली उम्मतों को मसाइल पेश नहीं होने वाले थे। आइंदा उम्मत मोहम्मदिया को सिर्फ चीज़ें, क्योंकि दुनिया जो जदीद दुनिया आई है, जदीद सब चीज़ सामने आई है, तो उसके लिए पढ़ना ज़रूर था। तो मैं समझता हूँ मेरी दानिश में कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम चुके, और ऐसी कौम में आप सल्लम आए थे जिसको अपनी ज़बान में बड़ा नाज था, जो अपने आप को सबसे अरब कहते थे, सबको आजम कहते थे। ऐसी कौम में ज़रूर था कि वो जो इक़रा की आयत, मतलब मेरे दानिश में, बाकी वो अल्लाह वाला, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, तो वो नाजिल करना एक दुनिया को इनकलाब के लिए तैयार करना है। और मुसलमानों ने जब इक़रा पे अमल करना शुरू किया था तो कोई ऐसी फील्ड नहीं थी, कोई ऐसा शोबा नहीं था जो मुसलमानों के बगैर मुमकिन होता था। मिर्ज़ा साहब, जब भी तालीम का जिक्र होता है
तो मुस्लिम कौम के बारे में आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि तालीम में सबसे पिछड़े हुए मुस्लिम लोग होते हैं। कहीं हम गैर दानिस्ता तौर पर कौम के बच्चों में मायूसी के जरासीम तो नहीं फैला रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में मदरसों के हुफ़ाज़ ने नीट एग्ज़ाम में टॉप किया, फिर तालीम में पिछड़ेपन का जो इल्ज़ाम है वो हम पर फिर भी उसके बाद भी लग जाता है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो आपकी बात सही है जी। हम तालीम बहुत पिछड़े। कि आज की बात करूँ, आज से 20 साल तक की बात करूँ, और आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद हूँ मैं कि आज हर शोबे में आपको मुसलमान नौजवान खड़ा हुआ नजर आएगा। अपनी काबिलियतों, अपनी सलाहियतों पर अपने हुफ़ाज का तस्करा किया नीट पास के। हमने औरंगाबाद शहर में हमने काम शुरू किया। जो लोग पढ़ के निकलते मदरसे से, हमने उनके लिए जो है MA BA इसकी हमने कोशिश की। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आलिमियत के सनत को मंजूरी मिल जाए, और जो बच्चा आलिम है, फाजिल है, उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए BA और MA में जी। तो नदवे की, देवबंद की और जामिया फलाह की ऐसी जो मदरसे, बड़े मदरसे हैं, उनकी सनत को हमारे कुछ यूनिवर्सिटियों में मंजूरी दिए। तो आप तकरीबन औरंगाबाद शहर में 500 उलमा कराम ऐसे हैं जो MA है, BA है, नेट है, सेट है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकालत कर रहा है। तो इसी भी एक उलमा कराम की बात किया हूँ मैंने। और आज जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ मुसलमान आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये आपकी बात सही है कि पिछड़ापन था, ये 20 साल पहले की बात है। लेकिन आज जिस तरह से दुनिया बदल गई है और मुसलमानों ने भी तालीम की जो अंगड़ाई ली है, खुद आपका हैदराबाद शहर आप देखेंगे कि यहाँ कितने नौजवान हैं। ये और बात है कि वो अपने तालीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, मार्केटिंग का दौर है, अपने सलाहियतों का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारी सिर्फ नेगेटिव तस्वीर सामने आ रही है, पॉजिटिव हमारी चीज़ सामने नहीं जा रही है। तो हमारा काम, जैसे आपका चैनल है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको मतलब इस चीज़ जो कौम में छुपी हुई है हमारे सर उसको उभारेंगे। उसमें मेरा इंटरव्यू खुद एक चीज़ है, कितना बड़ा काम कोई और करता तो शायद उसको पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाता, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। तो हम हमारे नौजवानों को, सलाहियतों को सामने उभारें। नेगेटिव बात बिल्कुल ना करें कि नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़े, गलत है, झूठ है, ये इल्ज़ाम है, हमको पीछे ढकेलने की कोशिश है ये। अच्छा, एक बड़े मसले की मैं बात करना चाहता हूँ। हिजाब की जो समस्या है, इसकी वजह से हमारी लड़कियाँ आला तालीम से दूर हो रही हैं। आखिर इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, हिजाब ये कोई मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ना कौमी मुद्दा है, ये टोटल पॉलिटिकल मुद्दा है। किसी को कोई लेना देना नहीं। आज इंसान इतना परेशान है, अपनी परेशानी दूर है, और वो बेचारा रोजी रोटी के लिए परेशान है। हिजाब तो टोटल, ना किसी मुसलमान औरतों ने डिमांड की खुलकर, जो डिमांड सामने आता है तो वो मतलब पेड़ वो लोग होते पे वो करे। ना किसी हिंदू औरतों ने कहा है कि जो है हम क्यों हम हिजाब नहीं कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम औरतें हिजाब क्यों करती, कभी ऐसा नहीं आया है। और हिजाब कभी तालीम में रुकावट नहीं है। अगर लड़कियों का पूरा स्कूल है, कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें जो खबरें मिलती है, हर मिनट में मुल्क में बलात्कार की घटनाएं कितनी हो रही है। इसमें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, बड़े बड़े NGOs, जो बड़े थिंकर्स है, उनमें का कहना है कि जो मेल मिलाप है, जो कपड़े का पहनना है, जो फैशन है, जो हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति भी नहीं है, हमारी सभ्यता भी नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, उसको हम अपना रहे हैं। उसके वजह से हमारा पूरा माशरा ठप होकर रह गया है। ये भारत का मुद्दा ही नहीं है। फैशन कंपनी चाहती है कि औरतें खुल के सामने आ जाए, बिल्कुल बराना हो जाए, और उसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं। वही औरत की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको कोई सॉल्व नहीं करता। तो हिजाब कोई माने नहीं है तरक्की के लिए। ना देश में रुकावट होता है, ना मुस्लिम में रुकावट होता है, और कई बाहिजाब लड़कियों ने हमारे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सियासी क़यादत और समाजी खिदमत, इन दोनों में से आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर मानते हैं और क्यों? सियासी कोई लाइफ नहीं होती है। सियासी मुसलमानों को कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी कम से कम उन्होंने 50 साल तक छोड़ देना चाहिए सियासी चक्कर में पड़ना। समाजी खिदमत सबसे बेहतर, सोशल लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप। और आप सल्लम का हुक्म भी है, और कुरान करीम में हम जब पढ़ते हैं सूरह रात के आयत है, फ़अम्मा मन यनफ़उ नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज़ इंसानों को फ़ायदा पहुँचाएंगी अल्लाह उसको जो है बाकी रखेगा। हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, सुख दुख दर्द परेशानी। आज इतने परेशान हैं लोग, आप किसी बड़े सिविल हॉस्पिटल जाकर बाहर खड़े हो जाइए, लोग गोली के लिए परेशान है, मदद के लिए परेशान है कि अभी कैसे करना है। और इतनी सोशल लाइफ ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि खैरुन नास मन यनफ़उ नास, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए।
मुसलमानों ने दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया है, लीडरशिप के जरिए नहीं पहुंचाए हैं। समाजी खिदमात, बेलौस खिदमात, समाजी इदारे, खानकाहें और सराय और दवाखाने, हस्पताल, खुद आपके हैदराबाद निज़ाम ने जो कई चीज़ें ऐसी की थी जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए थी, और ख़ुद मुस्लिम बादशाहों ने, हुक्मरानों ने जो यहाँ पर चीज़ें की थी, तो वो लोगों के दिलों में राज करते थे, वो हुकूमत पे नहीं करते थे। हमारे सूफिया कराम ने भी, तो मेरे नज़दीक मुसलमानों को इस वक्त पॉलिटिकल तौर पे कुछ देर साइलेंट हो जाना चाहिए, समाजी खिदमत करना चाहिए, और समाजी खिदमत अल्लाह को राज़ी करेंगी और इंसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। बेहद दिलचस्प बातें आप इस वक्त हमारे साथ कर रहे हैं। आपको एक अवार्ड दिया गया था, इसके बारे में मैं मालूमात आपके ज़रिए से हासिल करना चाहता हूँ। किस खिदमत पर दिया गया था? हमारे औरंगाबाद शहर में श्याम देशपांडे नाम के बहुत बड़े बहुत बड़े पब्लिशर थे, राजहंस प्रकाशन उनका नाम है। वो किताबों के आशिक थे, किताबों के लोग उन्होंने काम किया है। तो साले गुज़श्ता उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी फैमिली ने, देशपांडे फैमिली है, गैर मुस्लिम फैमिली है, और संडे क्लब जो जो बड़े लोग हैं, मतलब वकील, इंजीनियर, जज, उसमें लोग होते हैं, उनका क्लब है ये, संडे को बैठते। उन्होंने तय किया कि श्याम देशपांडे के नाम से एक अवार्ड देंगे हर साल, यानी इसको यादगार मनाएंगे। तो कई लोगों के नाम आए, कई लोगों के सामने बायोडाटा सामने आए, सब कुछ हुई है, उस पर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो उनके जो फर्जंद है, नाम उसके जो है श्याम देशपांडे के, जब सब हो गया, अवार्ड मिल गया, सब कुछ हो गया, बातचीत हुई हमारे, तो उन्होंने कहा कि मुझे साहब, हमारे सामने कई लोगों के नाम आए, सबके नाम पे बहस हुई, उस पर नहीं, ये नहीं, उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा है वैसा हो, लेकिन जब आपका नाम आया ना, तो पूरी कमेटी ने एक जबान हो कहा कि नहीं, ये अवार्ड तो मिर्ज़ा को ही देना चाहिए, कि जो काम श्याम देशपांडे करता था वो मिर्ज़ा वही काम कर रहा है। आप बोलिए, तमाम गैर मुस्लिम, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, मुझे पता भी नहीं क्या चर्चा हो रही है, लेकिन जो काम है मेरा, बच्चों को किताबों से जोड़ना, समाज के अंदर किताबों को तेज दिलचस्पी पैदा करना, और बेलौस बिला मुबालगा लाखों किताबें लोगों तक पहुंचाना, और उसमें यानी पूरे औरंगाबाद शहर में किताबों का माहौल पैदा करना। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, कौमी उर्दू काउंसिल के किताब मेले होते हैं हर साल, हैदराबाद में वो हुआ है, हर साल कहीं होता है। तो औरंगाबाद शहर में जो किताब मेला हुआ था, वो कौमी काउंसिल की तारीख का सबसे कामयाब किताब मिला था, जिसमें 1,38,00,000 की किताबें सेल हुई थी 9 दिनों में। यही मेहनत है, 12 रबीउल अव्वल का मेहनत था, पूरी भीड़ थी, पूरी जहाँ खुलताबाद शरीफ गए हुए थे, बारिश हो रही थी, सर्दी बहुत थी। तो ऐसे दौर में किताब मैंने फ़रोख्त की है। तो मेरी खिदमत, मतलब स्कूलों में जाना, हमने कई प्रोग्राम चलाए, तमाम उन चीज़ें मैंने देखी है। और आजकल तो क्या है, किसके बारे में मालूमात करना है तो फेसबुक खोलो, उसको सोशल अकाउंट खोलो, तो उसकी पूरी कुंडली सामने आती है, सामने आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितनी मेरी पोस्ट थी वो सब वही था। तो उस खिदमत के एतराफ़ मुझे उन्होंने अवार्ड दिया, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जो मुझे एतराफ़ किया, तो अगला साल शायद बात करेंगे। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरी बेटी ने एक सिलसिला शुरू किया लाइब्रेरियों का, अच्छा उस पर आपका सवाल होगा। तो वो जो मुझे इनाम की रकम मिली थी 11,000 रुपया, तो मैंने अपनी बेटी के मिशन के लिए वो रकम दे दी। अच्छा, मोहल्ला लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो मोहल्ला लाइब्रेरी के हम जो कह रहे हैं ना कि मैं भी बड़ा वो था, मोहल्ला क्लिनिक हमने सुना था, ये आइडिया मोहल्ला लाइब्रेरी का ये किस तरह से आया, ये भी मैं भी जानना चाहता हूँ ये बात। देखिए, बात आपकी बहुत से आपने सवाल किया, असल मैं इसी के लिए यहाँ पे ज़्यादातर मैं इंटरव्यू में चाहता था कि ये जो चीज़ें ये सामने नहीं आ पा रही है, हमारे से सब बहुत बातें होती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे हम दूर जा रहे हैं, हमारी निगाह नहीं जा रही है। शहरों में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं, बड़े बड़े कुतुब खाने हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को गोशा नहीं है, बच्चों को एंट्री नहीं है, साइलेंस जोन है, वो ऐसा लिखा हुआ होता है बहुत सी लाइब्रेरी के अंदर। तो लॉकडाउन चल रहा था, सब छुट्टियाँ थी स्कूलों को, बच्चों घरों में, मतलब महलों में खूब हंगामा मस्ती कर रहे थे। मेरी बेटी है 7वीं क्लास में थी, अब 8वीं में आ गई है। तो चूंकि मेरी दुकान किताबों की है, जब भी दुकान पे आती तो बच्चों की किताबें लेके आती। इस तरह उसके पास जो है 150 किताबें जमा हो गई थी। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है, हमारे पंडित नेहरू की जयंती मनाई जाती है। तो मैंने चिल्ड्रन डे पे मेरे पास कौमी काउंसिल की किताबें आई थी, बहुत खूबसूरत प्यारी रंगीन कलर में किताबें थी। तो 150 किताबें मैंने बेटी मरियम को दे दिया। तो उसके बाद 300 वो 150 300 हो गई है। अच्छा, हमारा घर ऐसा है माशाल्लाह, गली में बहुत मकबूल है, तो कुछ प्रोग्राम होते हैं, इज्तिमा होता है, कुछ रिश्ते आते हैं, तो कोई किताब लेकर चल जा रहा, किताबें चल जा रही, मेरे बोले अबू सब किताबें चल जा रही मेरी, तो किताबें चल जाएंगी। तो औरंगाबाद शहर में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर है, जहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी मरियम ने देखी थी। अच्छा, तो उसने अब्बू वो जो लाइब्रेरी है ना, वैसे लाइब्रेरी शुरू करेंगे। अब मेरे बेटे लाइब्रेरी बोल तो पूरा कमरा देना पड़ेगा,
बिल्कुल। फर्नीचर लाना पड़ेगा, किताबें बहुत लाना पड़ेगी। नहीं कुछ भी कीजिए, किताब लाइब्रेरी शुरू कीजिए। जस्ट हम एक ऐसे बाजार से गुजरा था तो कबाड़ी की दुकान पे मुझे अलमारी मिली एक। तो अलमारी हमने खरीदी और मरियम ने कहा कि हाँ अब्बू ये हमारी लाइब्रेरी हो जाएंगी। हमारा घर है सलम एरिया, जैसे एरिया है वो, सामने गैलरी है, वो अलमारी हमने वहाँ पर रख दी और जुमा के दिन हमने उसका इफ्तिताह किया। तो मरियम ने जो कंसेप्ट दिया था माइक्रो फंडिंग माइक्रो लाइब्रेरी बोले तो बहुत बड़ा बजट आपको लगता है। तो मरियम ने कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो, मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी दूंगी। तो एकदम चौंक गए लोग, 10,000 में लाइब्रेरी, तो एक ही नहीं आता लोगों। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सब आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे नाजरीन है ये आप कीजिए और देखिए कि बच्चों में कैसा क्रेज बढ़ता है पढ़ने का। नहीं 10,000 में आप करके बताइए अभी। हाँ 10, अब देखिए 10,000 में लाइब्रेरी। मरियम ने कहा कि उसका जो कंसेप्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मरियम ने कहा तुम मुझे 10,000 दो मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी दूंगी। उसमें क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक अलमारी लेने की 2x3 की गाली में 3,000 मिल जाएगी, वो पुराने नहीं आपके हिसाब से ले लीजिए। और उसमें 7,000 रुपये की किताबें, बच्चों की किताबें ऐसी 10 रुपये 20 रुपये किताबें होती है, कलर रंगीन किताबें होती है। 300 किताबें देते हैं हम उसमें। 3,000 की अलमारी, 7,000 रुपये किताबें, होगी हमारे बच्चों की लाइब्रेरी। अब ये अलमारी कहाँ रखेंगे, हमारे पास आलीशान मस्जिदें हैं, मकतब है, मदरसे है, बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े फ्लैट है, सामने दालान है, रूम है, बैठक रूम है, सोशल कम्युनिटी हॉल है। तो वो अलमारी वहाँ पर रख देते हैं हम लोग और पूरे महल्ले के बच्चों को जमा करते हैं, उनसे कहते हैं, खास जुमा के दिन करते हैं हम लोग। जुमा को इसलिए कि तमाम मस्जिदों में मुसलमान पूरे महल्ले के मौजूद होते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके बच्चों को लाइब्रेरी शुरू की गई है, आप बच्चों को भेजिए, बच्चे यहाँ पर आएंगे, किताबें ले आएंगे। तो वो इस तरह ओपनिंग होती है। 8 जनवरी 2021 को मरियम की पहली लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी। 25 दिसंबर 2021 को मरियम अपनी 25वीं लाइब्रेरी की ओपनिंग कर चुकी थी माशाल्लाह। तो इस वक्त उसकी 29 लाइब्रेरी चल रही है। और जो 29वीं लाइब्रेरी है वो मुझे जो अवार्ड मिला था श्याम देशपांडे के नाम का, तो मैंने उस अवार्ड से वो जो मुझे रकम मिली थी, मैंने उसी मीटिंग में ऐलान किया था कि मुझे जो रकम दी जा रही है तो मैं श्याम देशपांडे के नाम पर उस एक लाइब्रेरी शुरू करूँगा। और इस 29 लाइब्रेरी में 8 लाइब्रेरियाँ हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों ने फाइनेंस की है। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम किताबें कौन से रखोगे, क्या नाम दोगे, कहाँ रखोगे, आपका मिशन अच्छा है, ये 8 लाइब्रेरी उन्होंने फाइनेंस किए। तो इस तरह से हम बच्चों को किताबों से जोड़ सकते हैं। अगर आपको लाइब्रेरियों को ज़िंदा रखना है, आप चाहते हो जो किताबें लिखी हुई है, लिखी जाने वाली मिलियंस बुक हमारे मौजूद है, उनको बचाना है, तो आपको प्राइमरी और हाई स्कूल पे बच्चों पे मेहनत करना पड़ेगी, इनको किताबों से जोड़ना होगा, तब जाके वो लाइब्रेरी जिंदा होंगी, वरना वो जो है अजायब घर बन जाएंगे। एक वीडियो हमने आपका देखा था, एक गुल्लक आपके हाथ में था, और ये पूरा माजरा आखिर क्या है, इसके बारे में तफसील से आपसे जानना चाहूँगा। देखिए मैंने शुरू में बताया कि ये जो बच्चों पे इल्ज़ाम, बच्चे पढ़ते नहीं, हम कोशिश नहीं करते उसके लिए। तो मैंने कोशिश शुरू किया और शहर में सेव मनी रीड बुक्स, तो गुल्लक होती है, गुल्लक आपने देखा बचपन में खरीदे। तो मैंने जस्ट एक हथकड़ी वाला गुल्लक लेके जा रहा था, तो आइडिया क्लिक हुआ, अरे ये बच्चों को बांटना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो गुल्लक लिया और स्कूलों में पहुंच गया और आप जैसे आदमी को बुला के भाई बच्चों में तकरीर कीजिए, किताबें क्या है, किताबों की अहमियत क्या है, बचत क्या है। तो ये तकरीर करने में हमने गुल्लक बच्चों में बांट दिया। उनसे कहा ये गुल्लक को घर पे ले जाए आप, और जो पैसा आपको मिलता है रोजाना जेब खर्च के लिए, उसमें से कुछ जमा कीजिए, ₹1, ₹2, ₹3, ₹5 आपने जमा करना 1 महीना। 1 महीने के बाद में हम आपके स्कूल में आएंगे और किताबों की नुमाइश लगाएंगे। तो यकीन जानिए जब बच्चों ने गुल्लक लेके आया, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कुछ बच्चों ने 500 रुपये निकाले। अब देखिए इसमें 2 फायदे हमारे हुए। एक तो वो पैसे जो बच्चों को खाने के लिए दिए गए थे उन्होंने खर्च नहीं किए, उन्होंने पैसे जमा किए और अपने जमा किए पैसे से अपनी पसंद की किताब खरीदी। तो क्या पड़ेगा नहीं, तो नया कार्य पैदा होगा, नए खरीदार तैयार होंगे। तो सेव मनी रीड बुक्स हमको उस कैंपेन का नाम दिया था और मैंने 37,800 गुल्लक मैंने तकसीम किया था। तो यकीन जानिए जब मैं शहर में जाता था, मोहल्ले में, गली में, वो अंकल वो गुल्लक कब ला रहे, वो अंकल गुल्लक कब दे रहे। तो इससे बड़ा मुझे अवार्ड क्या चाहिए कि बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि अंकल गुल्लक कब दे रहे, किताबें कब लाने वाले। 2 फायदे हो रहे हैं इससे। एक तो एक अच्छी आदत मिल रही है कि आप फजूल खर्ची से बच रहे हो, दूसरी बात है कि आप खुद के पैसों से किताबें खरीद पा रहे हो। जरूर पड़ेगा, वो अच्छी आदतें इससे मिल रही है वाकई।
बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है आप, वाकई में आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे ये देखने के बाद ज़रूर। एक आखिरी सवाल मेरा, अगर कोई आप ही की तर्ज पर ये काम करना चाहे, जिस तरह से कि भाई आपका ये मिशन है कि मैं मोबाइल को हटाऊंगा, हाथ में किताब दूंगा, इस मिशन पर कोई युवा इस देश का, हमारा नौजवान बच्चा अगर कुछ करना चाहे तो उसको अब क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब एनडीटीवी मेरी स्टोरी आई, एनडीटीवी ने स्टोरी की और कई लोग मुझे फ़ोन आए कि हम आपको चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं आपको। तो मैंने कहा मुझे पैसे मत दीजिए, मेरा शेयर उसके लिए काफ़ी है। आप एक काम कीजिए कि जिस तरह पे हमने औरंगाबाद में शुरू किया है, अब आपके शहर में शुरू कीजिए। और कोई मुश्किल नहीं है, एक अलमारी खरीदना है नई पुरानी, और किताबें लेना है, और मोहल्ले में जो जगह दे सके। अच्छा, जो बच्चे होते हैं वो हमारे वो होते हैं लाइब्रेरी इंचार्ज होते हैं, जूनियर लाइब्रेरियन बोलते हैं उसको, हम शुरू कर दीजिए। तो 10,000 रुपये मुझे दीजिए, आप आपके शहर में, आपके मोहल्ले में लाइब्रेरी शुरू में दिखा करके इंशाल्लाह। और बुरहानपुर में 5 अभी होने वाली है, पूरे मुल्क में रिमांड आ रही है। हैदराबाद में आपका जो है खलवत कदे में हमने मस्कन में एक लाइब्रेरी शुरू की थी, और मतलब बड़ा रिस्पांस था उसका भी। तो आपके शहर में खुद लाइब्रेरी शुरू हो गई है। तो मुलाकात की आज के इस किस्त में हमने बहुत सारी बातें की, हमारे मेहमान खुसूसी से बहुत अच्छी आपकी बातें हमें लगी, काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सन है आप। किताबों की तरफ रुझान सबका होना चाहिए, किताबें पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वो इल्म इजाफे की बात हो। और आप इंटरनेट पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आपके हाथ में हार्ड कॉपी ना हो और आप उसे मतलब उतनी दिलचस्पी से आप नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं मेरा मानना है, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि ऑनलाइन जो हम पढ़ लेते हैं किताबें और हार्ड कॉपी जो हम पढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क होता है कुछ। देखिए, जो कॉपी सॉफ्ट कैंडल में होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, उसमें एक वक्त लोग उसको पढ़ते लेकिन बेजार होते, लेकिन जो किताब पढ़ने में मज़ा है, वर्क पलटाने में जो मज़ा है, और जो खुशबू आती है और जो मज़ा आता है, वो इसका नेमल, इसका बदल कोलस्तर नहीं है। एक दौर है, ये कुछ दिन चलेगा, लोग मोबाइल फेंक देंगे, कंप्यूटर फेंक देंगे, फिर किताब पकड़ेंगे। उसकी आसान मिसाल दे के बात मैं बता रहा हूँ कि हमने पहले इतने बिल्डिंगें बनाई, इतने खूबसूरत घर बनाए, इतने बिल्डिंगें बनाई। अब जो बिल्डिंगें बन रही है, लोग उससे बेजार हो गए। अब ग्रीन बन रही है, अब पेड़ पौधे लगा जा रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर जो है उसमें बनाया जा रहा है। क्यों? लोग परेशान हो गए उससे। तो एक दिन लोग इससे बेजार हो जाएंगे, फिर किताबों की तरफ लौटेंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे। इसलिए हमने शुरू किया है बच्चों की लाइब्रेरी। कल बच्चे जब बड़े होंगे 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो ये बैठने बनेंगे लाइब्रेरियों में। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो मुलाकात की आज की इस किस्त में अब वक्त हो चला जुदाई का। फिलहाल अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है।